स्वागत है आप सभी का मास्टर की पाठशाला में। बात करते हैं यूनिट थर्ड की। क्वेश्चन फर्स्ट इसमें कहता है एक्सप्लेन इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरिजन। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है एग्जाम में 100%। ठीक है, तो एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरिजन, हाउ डज रस्टिंग ऑफ आयरन टेक प्लेस। तो हमें ये बताना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी क्या होती है कोरिजन की और उस पर रस्टिंग को कैसे प्लेस करता है। तो पहले बात करनी है कोरिजन क्या है। तो कोरिजन इज ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू इट्स केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। यानी कि कोरिजन क्या है, डिस्ट्रक्शन है मेटल के का, जो कि केमिकल वाला या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा होता है, जो इन्वायरमेंट देता है। और रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, कॉमन एग्जांपल होता है इलेक्ट्रोकेमिकल कोरिजन का। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी क्या बोलती है इसके ऊपर वो देख ले भाई। तो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी कहती है कि कोरिजन अकर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ न्यूमरस टिनी गैल्वेनिक शेल्स ऑन द मेटल सरफेस। यानी कि मेटल की कोई सरफेस होगी, उसके ऊपर कुछ छोटी छोटी क्या बन जाएंगी, गैल्वेनिक शेल बन जाएंगी इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ड्यू टू सरफेस इरेगुलरिटीज और इम्प्योरिटीज डिफरेंट रीजन्स एक्ट एज एनोड एंड कैथोड। भाई सिंपल सी बात समझ के चल रही है कि मेटल का सरफेस है, उसके पास में इम्प्योरिटीज हैं जिसके कारण क्या बनते हैं, एनोड और कैथोड बनते हैं। यानी कि मॉइस्चर जो होता है, तो मॉइस्चर के अंदर आपके इलेक्ट्रोलाइट हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट होंगे तो एक गैल्वेनिक शेल बन जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, कोरिजन बन जाएगी। ये देखिए आप, ये डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे पूरा का पूरा कि ये देखिए अर्थ के ऊपर आयरन भी है। अर्थ आयरन आपका इस तरह से ब्रेक होता है, ऑक्सीजन आपकी इस तरह से आती है। ये आपका Fe2O3.H2O है जिसे हम हेमेटाइट बोलते हैं। ये रस्ट भरा हुआ है, ठीक है। ऑक्सीजन है, वाटर है। एनोडिक जो एनोडिक साइट है उसके ऊपर काम करता है आयरन, Fe2O पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन यानी कैथोडिक साइड पे काम करता है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आयरन हो गया। ऊपर से भी देखो, ये सरफेस है, ये रस्ट है, ये इन्वायरमेंट में मॉइस्चर आ रहा है, पानी आ रहा है, जिसमें आपके इलेक्ट्रोलाइट हैं, आयरन के भी हैं, ऑक्सीजन के भी हैं, है ना, हाइड्रोजन के भी हैं, जिस कारण उसमें क्या हो पा रहा है, कोरिजन हो पा रहा है। तो केमिकल रिएक्शन कैसे होती है देखो। तो एट एनोड की बात कर ले तो एट एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, यानी कि Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और कैथोड पे होता है आपका रिडक्शन। तो दोनों साथ होते हैं, इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन इसके अंदर होती है, ठीक है। यानी कि भाई रस्टिंग कैसे आएगी, रस्टिंग आती है लोहे के ऊपर। लोहे का फॉर्मूला क्या है, क्या होता है एलिमेंट, Fe आयरन, आयरन का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ना। और ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है। तो हमें क्या बनता है, हमें रस्ट मिलता है। रस्ट का फॉर्मूला क्या है, FeOH का होल ट्वाइस, जो कि ये मिलता है Fe ट्वाइस प्लस 2OH निगेटिव FeOH2। और ऑक्सीडेशन के बाद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन के बाद आप अगर इसको देखोगे तो ऑक्सीजन आके जुड़ेगी, हमें मिलेगा 4FeOH का होल साइज। और फिर उसके बाद करेंगे डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन में हमें मिल जाता है रस्ट। तो रस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया भाई, याद रखिए फॉर्मूला Fe2O3.XH2 होता है क्या, रस्ट का फॉर्मूला। ध्यान रखेंगे भाई, आयरन का ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है। रस्टिंग का मैकेनिज्म क्या है, जो आपका मॉइस्चर है वो एक्ट करता है एज ए इलेक्ट्रोलाइट की तरह एंड इनेबल आयन मूवमेंट। ऑक्सीजन डिसोल्व इन वाटर पार्टिसिपेट इन रिडक्शन रिएक्शन। यानी क्या कहा कि जो ऑक्सीजन डिसोल्व होती है वाटर के अंदर, वो रिडक्शन रिएक्शन कराती है। फॉर्मेशन ऑफ एनोडिक एंड कैथोडिक रीजन्स ऑन आयरन सरफेस, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन फ्लो लीड्स टू ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, पोरस रस्ट लेयर अलाउड टू फर्दर कोरिजन। तो ये सारा का सारा मैकेनिज्म आप पढ़ लोगे। रस्टिंग का क्या होता है, क्या क्या फैक्टर काम करने आते हैं। फैक्टर इसमें काम करते हैं प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, इम्प्योरिटीज, पीएच ऑफ एंड टेम्परेचर। ये आपके फैक्टर हैं। आप डायग्राम में इस प्रकार चीजें लिख सकते हो, ये डायग्राम बना सकते हो। इसके अंदर यहाँ पे ये ऑक्सीजन कैरी कर रही है। रिएक्शन मत भूलना भाई, रिएक्शन जरूर लिख के आना, बिना रिएक्शन के आपको नंबर नहीं मिलेंगे, इसमें ये ध्यान रखना, ठीक है। ये रिएक्शन याद कर लो, बहुत जरूरी है। ओके, रिएक्शन मत भूलना। ये सेम फिर से कहानी है कि एनोडिक में क्या होता है, ये होता है, कैथोडिक में क्या होता है, ये होता है। और रस्टिंग को हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ एन आयरन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन in the presence of moisture and oxygen leading to the formation of hydrated ferric oxide which weakness the metal। और जब आपके लोहे के ऊपर जंग लग जाता है तो उसे कमजोर कर देता है ना। रस्ट क्या होता है, पोरस होता है नेचर के अंदर, हेंस इट डज नॉट प्रोटेक्ट द मेटल एंड कोरिजन कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई।
तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया हो तो भाई प्लीज एक सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें, शेयर चीजों को कर दें, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करेंगे इसमें। तो सेकंड में कहा गया है डिस्कस द कंस्ट्रक्शन एंड केमिस्ट्री ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ लेड एसिड बैटरी। तो भैया बैटरी की बात चलेगी। देखिए यहाँ पर सारे क्वेश्चंस एक से एक बन के आए हैं हम, और इसमें हम यूनिट थर्ड, यूनिट फोर, यूनिट फिफ्थ तीनों कवर करेंगे, आज खत्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर एफएमए की बात आएगी। तो इसमें हमें क्या करना है, लेड एसिड बैटरी पढ़नी है। तो लेड एसिड बैटरी क्या होती है, इस सेकेंडरी, पहली बात तो सेकेंडरी बैटरी, बैटरी को पता होना चाहिए दो टाइप की होती है, एक प्राइमरी होती है, एक कैसी होती है, सेकेंडरी बैटरी होती है। तो लेड एसिड क्या है, सेकेंडरी बैटरी, और सेकेंडरी बैटरी क्या होती है, रिचार्जेबल होती है। प्राइमरी रिचार्जेबल नहीं होती, वो एक वन टाइम यूज होती है ना। विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय रिवर्सिबल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। क्या प्रोसेस है, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है। ये उसका आप डायग्राम देख सकते हो, डायग्राम बना के आना है। ये एनोड लगा हुआ है, कैथोड लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ सोल्यूशन, ये लेड प्लेट है, एंड ये लेड प्लेट कवर्ड विद लेड ऑक्साइड से कवर्ड है। यहाँ बल्ब लगा दे, बल्ब जल गया, बड़ी अच्छी बात है। कैसे बनाते हैं, एक तो आप पॉजिटिव प्लेट लेते हैं, एक नेगेटिव प्लेट लेते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, सेपरेटर लेते हैं, कंटेनर लेते हैं, यहाँ पे लिख के आ जाओगे। मेन पार्ट क्या है, डिस्चार्जिंग का है। मेन पार्ट क्या है, डिस्चार्जिंग का, यानी कि रिएक्शंस का है, कि एनोड पर क्या हो रहा होगा। हम बना रहे हैं लेड वाली बैटरी, तो लेड को करते हैं सो पीबी से, तो पीबी पे हमने करा इसकी H2SO4 से रिएक्शन, इसमें क्या पड़ा, H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है, उससे देखिए पीबी है और लेड बैटरी है। H2SO4 में से SO4 नेगेटिव निकल के आता है, 2 नेगेटिव, इस पे अटैक करता है तो मिलता है आपको PbSO4 लेड सल्फेट। एनोड के ऊपर क्या मिलता है, लेड सल्फेट मिलता है, और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, है ना। कैथोड के ऊपर क्या होता है, PbO2 4H प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ के ज्वाइन होते हैं, क्या मिल जाता है, PbSO4 मिल जाता है और वाटर मिल जाता है। यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट था उसमें से हमने इलेक्ट्रॉन को लेकर काम अपना कर लिया। तो ओवरऑल रिएक्शन जो दोनों को जोड़ देंगे तो कुल मिला के ये रिएक्शन बन के आएगी। इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग प्रोसेस, यानी कि जब आप बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, जब बैटरी का यूज कर रहे हैं। चार्जिंग प्रोसेस में क्या होता है, इसके उल्टा होता है, जैसे कि इसका उल्टा कर दो, जस्ट अपोजिट। ये होती है हमारी चार्जिंग की वर्किंग, कैसे काम करती है, ड्यूरिंग डिस्चार्ज बोथ प्लेट कन्वर्ट। तो जब हम डिस्चार्ज करते हैं तो दोनों की दोनों प्लेट कन्वर्ट होती है, PbSO4 एंड एसिड कंसेंट्रेशन डिक्रीजेज। यानी कि भाई देखो, जब हम इसको डिस्चार्ज कर रहे हैं, डिस्चार्ज मतलब इसको यूज कर रहे हैं, यूज करने का मतलब क्या है कि जो ये आपका सॉल्यूशन भरा हुआ है इसके अंदर, इसके अंदर से हम इलेक्ट्रॉन लेने हैं, तो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसकी सांद्रता यानी कंसेंट्रेशन तो खत्म होती चली जाएगी ना, वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है ना। ड्यूरिंग चार्जिंग ओरिजिनल मटेरियल आर रिस्टोर्ड एंड एसिड कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। ठीक है, और जब चार्ज करेंगे, चार्ज करने में क्या होगा, ओरिजिनल मटेरियल उसके अंदर आएंगे, कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यही प्रोसेस इसके अंदर चल रहा है, आप देख सकते हो। इसके अंदर भरा हुआ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, ये पानी का H2SO4+2 होगा, ये लेड है, ये वाला पीबी इलेक्ट्रोड है, ये वाला PbO2 इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव वाला। तो करंट आपका ऐसे फ्लो हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपके निकल निकल के जा रहे हैं, निकल निकल के जा रहे हैं, तो ये सर्किट पूरा बन रहा है। ये रिएक्शन है भाई, रिएक्शन लिखने में तो भूलना कि पॉजिटिव पे क्या होता है, नेगेटिव पे क्या होता है, ओवरऑल क्या बन के आती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप जो है याद कर लेंगे, इसको लिख लेंगे। इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि डिस्चार्ज में ये रिएक्शन होती है और चार्ज में ये रिएक्शन होती है। विदाउट रिएक्शन नंबर नहीं मिलेंगे, रिएक्शन आपको प्रैक्टिस कर लेनी है भाई। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर ले, तो हमें बात करनी है एक्सप्लेन द मैन्युफैक्चरर्स सेटिंग एंड हार्डिंग ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट की बात यहाँ पे हम करेंगे। सीमेंट में कहा क्या गया, सीमेंट इज फाइनली पाउडर्ड inorganic material which when mixed with water forms a paste that sets and hardens due to hydration reactions. Ordinary Portland cement OPC is mostly wide use, यानी कि OPC हम मोस्टली यूज करते हैं भाई। सीमेंट सभी ने देखा है, पाउडर टाइप में होता है, वही लिखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो, सीमेंट प्लांट का एक डायग्राम है, ये प्लांट है पूरा का पूरा, ये प्लांट लगा रखा हुआ है। इसमें क्या होता है, प्री हीटर जोन होता है, क्लेन होता है, बर्नर पाइप होते हैं, कूलर्स होते हैं, टर्सरी एयर डक्ट होती है। तो प्री हीटर जोन में क्या होता है, अपर साइक्लोन्स, लोअर साइक्लोन, ब्लास्टर नोजल्स, इनलेट सेक्शन, राइजर होता है। क्लीन में क्या होता है, चेन सेक्शन, रिटेनिंग, डिस्चार्ज, रिंग, फायरिंग। और बर्नर पाइप में मैन बॉडी, बर्नर टिप, डिस्चार्ज जो है ना, बुल नोज, साइड वॉल्स, ये चीजें होती है। डायग्राम आप बना के आ जाओगे। तो सीमेंट कैसे बनता है, एक उसका प्रोसेस है जिसको बोलते हैं ड्राई प्रोसेस,
इसमें रो मटेरियल होते हैं, पहला है लाइमस्टोन, फॉर्मूला CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट भी इसको बोलते हैं। एक किले ले लेते हैं, किले SiO2 हो सकती है, Al2O3 या Fe2O3 हो सकती है। पहला स्टेप कर्सिंग और ग्रीडिंग का है, तो पहले कर्सिंग करेंगे, ग्रीडिंग करेंगे, फिर मिक्सिंग करेंगे, है ना। मिक्सिंग के बाद हीटिंग करेंगे रोटेटरी क्लीन में। टेम्परेचर ध्यान रखिए, टेम्परेचर इतना रहेगा। डिकम्पोजिंग की रिएक्शन आएगी, फॉर्मेशन ऑफ क्लिंकर आएगा। क्लिंकर फॉर्मेशन आपका ये है, इसमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बनेंगे, इतना इसको याद कर लेंगे। फिर ग्रीडिंग कर देंगे, ग्रीडिंग करने के बाद क्या आएगा, सेटिंग ऑफ सीमेंट करेंगे। Setting is the process in which cement paste loses its plasticity and becomes rigid। तो सेटिंग करने में क्या होता है, सेटिंग किसे बोलते हैं सीमेंट की, तो इसके अंदर जो सीमेंट पेस्ट होता है वो अपनी प्लास्टिसिटी खो देता है और बिकम रिजिड बन जाता है। इनिशियल सेटिंग ड्यू टू रिएक्शन ऑफ C3A विद वाटर, C3A मतलब सीमेंट ही है ये, है ना। फॉर्मेशन ऑफ जेल लाइक हाइड्रेटेड प्रोडक्ट, कंट्रोल बाय एडिशन ऑफ जिप्सम, उसको कंट्रोल किया जाता है जिप्सम को मिलाकर। आपने देखा सीमेंट के अंदर पानी मिल गया तो वो बहुत ही कठोर हो जाता है, तभी वो हमारे यूजेबल होता है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं जिप्सम को मिला करके। हार्डनिंग ऑफ सीमेंट क्या होती है, हार्डनेस ऑफ सीमेंट भी हो सकता है ये क्या होती है। हार्डनेस इज द प्रोसेस ऑफ गेन इन स्ट्रेंथ ड्यू टू कंटिन्यूस हाइड्रेशन। भाई हार्डनेस क्या है, हार्डनेस ये है कि सीमेंट कितना मजबूती से काम कर रहा है, और कब करता है, जिसके अंदर एक हाइड्रेशन का कंटिन्यूस प्रोसेस चलता है, आप लगातार पानी उसके ऊपर डालते जा रहे हो, कुछ समय के लिए रखते चले जा रहे हो। उससे क्या बनता है, उससे बनता है कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट, जो कि रेस्पॉन्सिबल है स्ट्रेंथ के लिए और ड्यूरेबिलिटी के लिए। C2S कंट्रीब्यूट्स टू लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ। C2S आपका क्या है, C2S आपको क्या है, कैल्शियम कंट्रीब्यूट्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ है, लंबे समय तक स्ट्रेंथ बनाए रखता है। आप देखते हो जिसके लिए हम घरों पर इसका यूज करते हैं वो कभी खराब नहीं होता। तो हाइड्रेशन रिएक्शंस क्या क्या है ये देख सकते हैं आप, रिएक्शन C3S प्लस H2O CSH CaOH का होल ट्राइज बन जाएगा। ऐसे ही दवा C2S का करेंगे तो ये भी CaOH का होल ट्राइज बनेगा। एक है आपका वेट प्रोसेस, एक है आपका ड्राई प्रोसेस, ये हमने बताया। डायग्राम भाई पूरा सेक्शन आप बना लेंगे। इसमें क्या करेंगे, क्वायरिंग रॉ मटेरियल लेंगे, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करेंगे, रॉ मटेरियल प्रिपरेशन करेंगे, तो यहाँ पे हम वाटर मिलाएंगे जिसको हम क्या बोल देंगे, वेट प्रोसेस। यहाँ पे हम इसको सुखा देंगे, इसको बोलते हैं ड्राई। तो यहाँ से चीज़ें अलग होती हैं, तो इसको आप एक बार पूरा रीड कर लेंगे, है ना। रोटरी क्लीन, क्लिंकर कूलर, क्लिंकर स्टोरेज, क्लिंकर ग्रेडिंग, पैकिंग एंड डिस्पैच, है ना। और ये आपका बन गया पूरा प्रोसेस, ठीक है भाई। तो वर्किंग में यही हो रहा है, ये वर्किंग का आप सीमेंट का देख सकते हो भाई, पूरा सेटअप बना रखा है, ये पूरी वर्किंग आप पढ़ेंगे यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, और इसको ऐसे ही बना के आ जाओगे एग्जाम में। मैं कह रहा हूँ एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा, नंबर दे देगा भाग के, ठीक है। सीमेंट रिएक्ट विद वाटर फॉर्मिंग स्टोरिंग स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग मटेरियल विच बाइंड सैंड्स एंड एग्रीगेट्स कंस्ट्रक्शन। तो ये पूरा का पूरा बना के आना है। इसमें रिएक्शन क्या हो रही है, फिर क्या है, क्ले डिकम्पोजिशन क्या है, हाइड्रेशन जोन क्या है, ये सब चीज़ आप उसको पढ़ के आओ पूरा, ठीक है। इसको पूरा बना के आओ भाई, ठीक है। तो ड्रो ए रोटरी क्लीन शोइंग हमें क्या करते हैं, इसके पहले लिखा हुआ है रो मटेरियल फीड, हीटिंग जोन, क्लिंकर आउटलेट। इन अदर वे हम कह सकते हैं स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ सीमेंट आर ड्यू टू हाइड्रेशन रिएक्शंस और फॉर्मेशन CHH जेल बनता है। तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। जिप्सम सुरक्षा देता है, प्रिवेंट फ्लैश सेटिंग, C3S बनता है, C2S थोड़ा सा ज़्यादा समय के लिए स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आप इसमें नेनेस्ट इक्वेशन देख सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड डिस्कस इट्स एप्लीकेशन, ठीक। तो नेनेट्स इक्वेशन इसके अंदर देखनी है। यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो भाई कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता दें, है ना। और आपसे हम आशा करते हैं कि हमारा सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है भाई। तो इसमें क्या है, नेनेट्स इक्वेशन रिलेट करती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल विद द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट EMF अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। तो बेसिक सी बात तो ये है। डेरिवेशंस कैसे करेंगे, डेरिवेशन ऑफ नेनेट्स इक्वेशन की बात करें तो फॉर ए जनरल रिएक्शंस, तो आपकी इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है AA BB CC DD। ये ए जो ए स्मॉल है ये कैपिटल ए की कंसेंट्रेशन है, ये स्मॉल बी कैपिटल बी की कंसेंट्रेशन है, और सी क्या है, कैपिटल सी की कंसेंट्रेशन होती है, और डी बी क्या है, कैपिटल डी की कंसेंट्रेशन होती है। थर्मोडायनेमिक्स का एक रूल है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT log Q होता है, जहाँ पे आपका डेल्टा जी होता है NFG NFE होता है, जिसको हम
गिव्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। ऐसे ही डेल्टा जी क्या होगा, माइनस एन एफ ई नोट हो गया स्टैंडर्ड वाली के लिए। इनको हम वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करने के बाद हमारा ये आ गया, इसको हम एन एफ से कर देंगे डिवाइड, एन एफ करने के बाद रिएक्शन हमारी आती है ये वाली, ठीक है। तो एट 298 केल्विन पे क्वेश्चन हमारा ये बन के आएगा, जहाँ पे ई क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ई नोट क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये बात ध्यान रखें, है ना। इसके बाद एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं भाई, कैलकुलेट ईएमएफ कर सकते हैं, डिटरमाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैलकुलेट पीएच, प्रेडिक्ट डायरेक्शन एंड स्टडी कोरिजन टेंडेंसी। तो एट इक्विलिब्रियम में क्या कहते हैं कि इट एट इक्विलिब्रियम ई बराबर 0 द इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कहाँ पर, साम्यावस्था कंडीशन में, ठीक है। तो ये नैनस इक्वेशन थी, इतनी सिंपल सी है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट हम यूनिट 4 की बात करते हैं भाई। यूनिट 4 में सबसे अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आपसे एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है कि लाइम सोडा प्रोसेस ऑफ सॉफ्टनिंग वाटर क्या है। एक्सप्लेन करना है लाइम सोडा प्रोसेसिंग फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। इस इक्वेशन से एक न्यूमेरिकल कंफर्म आएगा भाई, वो न्यूमेरिकल हमने लगा रखा है इसके अंदर, वो भी देख के जाना है, ठीक है, ठीक है भाई। तो इसमें क्या है, लाइम सोडा प्रोसेस इज यूज टू रिमूव, क्या कहते हैं, रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर बाय एडिंग कैलकुलेट अमाउंट ऑफ लाइम। अमाउंट ऑफ लाइम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडा एस, फॉर्मूला Na2CO3। यानी कि लाइम सोडा प्रोसेस क्या करता है, ओनली फॉर ओनली रिमूव करता है हार्डनेस को, ये बात ध्यान रखो, किसकी हार्डनेस को, वाटर की हार्डनेस को। प्रिंसिपल का कैसे काम करता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सोल्ट प्रेजेंट इन हॉट वाटर with converted into insoluble precipitate which can be removed by filtration, जिसके लिए हम फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर क्यों लगाते हैं, हार्डनेस खत्म करने के लिए तो लगाते हैं, है ना। इसमें रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस, उसके लिए रिएक्शन हमारी ये वाली है, ध्यान रखें भाई, रिएक्शन याद रखने, बिना रिएक्शन के ना मार्क्स नहीं मिलेंगे। कैल्शियम CaHCO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaOH का होल ट्वाइस, दोनों को मिलाया कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, नीचे जम जाएगा, 2H2O बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही मैग्नीशियम पे कर रखी रिएक्शन। और परमानेंट खत्म करना है तो परमानेंट के लिए हम यूज करते हैं ये वाला, कैल्शियम सल्फेट प्लस Na2CO3 का होल ट्वाइस, CaCO3 का ऑलरेडी नीचे बैठ गया, Na2SO4 बन गया। तो ये तीनों रिएक्शन आप देख सकते हैं, मटेरियल सेम है ना। तो इसको बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस, है ना। कैसे वर्क करता है, लाइम्स रिमूव्स बाइकार्बोनेट हार्डनेस, जो लाइम है वो रिमूव करता है बाइकार्बोनेट हार्डनेस को, सोडा रिमूव करता है परमानेंट हार्डनेस को, ध्यान रखना है ना, सोडा करता है परमानेंट को और लाइम करता है ओनली बाइकार्बोनेट को। प्रेसिपिटेट आर रिमूव्ड बाय सेडिमेंशन एंड फिल्ट्रेशन, ठीक है। ये आपको हमने प्रोसेस दिखा रखा है भाई, हॉट सोडा लाइम प्रोसेस देख सकते हैं आप, वेट अ सेकंड, अब पूरा दिख रहा होगा, है ना। तो हॉट सोडा लाइम प्रोसेस ये रहा, इसका पूरा डायग्राम आप ऐसे कैसे बना लेंगे, सेम कंसेप्ट रख के आना भाई, डायग्राम बना के आना, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक भट्टी सी बनाओ, प्रेसिपिटेट सेलिंग आउटलेट है, ये स्लग है, कैनोनिकल सेल डिमेटेशन टैंक है, रिएक्शन टैंक है, सुपर हीटेड स्टीम लाइट है, रो वाटर फीड इनलेट है, केमिकल है। तो ये सब चीज़ आप उसको पूरा बना के आओगे, इसको बना के आ जाओगे, एग्जाम में आपका इंप्रेस हो जाएगा और अच्छे नंबर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं अगर हम, हाँ, नेक्स्ट हमारा ये है, डिस्क्राइब द आयंस एक्सचेंजिंग जियोलाइट प्रोसेस ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। देखिए भाई, एक तो चीज ध्यान रखें, हार्डनेस ऑफ वाटर की बात होगी, सॉफ्टनेस ऑफ वाटर की बात होगी, इन दो में से एक तो 100% ही आएगा, ठीक है। और यही चीजें घूम फिर के आती रहती हैं, इसलिए अच्छे से इनको कर ले। इस यूनिट के जो नोट्स हैं वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, भाटी सर की पाठशाला, वहाँ पे आप इसको जो है जाके फॉलो करके आप हर सब्जेक्ट के नोट्स देख सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं जियोलाइट प्रोसेस की, इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर बाय एक्सचेंजिंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन विद सोडियम आयंस, ठीक है। यानी कि ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये प्रोसेस करेगा जिसको जियोलाइट बोलते हैं, प्रोसेस होता है, वो क्या करता है, सॉफ्टनिंग के लिए यूज करते हैं, फॉर हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग के लिए, ठीक है। प्रिंसिपल में ये कहता है कि हॉट वाटर इज पास्ड थ्रू ए बेड ऑफ सोडियम जियोलाइट Na2Z का एक पैर बना देंगे, वहां से हॉट वाटर को जो है फ्लो कराएंगे, विच एक्सचेंज, जो कि एक्सचेंज हो जाएगा Na पॉजिटिव आयन विद कैल्शियम आयन से एंड मैग्नीशियम आयन से, जो प्रेजेंट होते हैं वाटर के अंदर। रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन भैया ऐसी होगी, जब कैल्शियम आयन Na2Z से मिलेंगे तो हमारा 2Na पॉजिटिव बाहर निकलेगा, ऐसे ही मैग्नीशियम जब मिलेगा तो 2Na पॉजिटिव बाहर निकलेगा। कैसे काम करता है, हार्ड वाटर इज पास्ड थ्रू जियोलाइट बेड,
कैल्शियम और मैग्नीशियम आर रिमूव्ड, सॉफ्ट वाटर कंटेनिंग सोडियम आयंस इज ऑब्टेन। आई बात समझ में? तो ये एक प्रोसीजर पूरा पूरा, इस प्रोसेस को आप देख लेंगे। होता क्या है, प्री फिल्टर करते हैं, रो वाटर सोर्सेज लगाते हैं, आयन एक्सचेंज कॉलम में जाता है, आयन एक्सचेंज रेसिस यहाँ पे होती है, यहाँ से हमें स्पेंट बैकवॉश मिलता है, स्पेंट रीजनरेट ब्राइन मिलता है और आपको प्रोडक्ट ट्रीटेड वाटर मिलता है। सिमिलरली बैकवॉश लाइन से मिलता है, रिजनरेट आपको ये मिलता है। ठीक है, तो इसको पूरा आप कर लेंगे। तो आगे क्या है, रीजनरेशन ऑफ जियोलाइट, इसको फिर से कैसे क्रिएट किया जाता है। तो व्हेन जियोलाइट इज एक्सट्रैक्टेड इट रीजनरेटेड बाय पासिंग ब्राइन सॉल्यूशन, जिसे बोलते हैं NaCl। तो CaZ से हमने NaCl को पास कराया तो हमें मिला Na2Z प्लस CaCl2। ऐसे ही मैग्नीशियम से पास कराएंगे तो Na2Z MgCl2 मिल जाएगा। तो ये क्या हुआ, रीजनरेट हो गया आपका। एडवांटेज क्या है, रिमूव हार्डनेस कंप्लीटली, सिंपल एंड कंटिन्यूस प्रोसीजर ये होता है आयन वाला। लिमिटेशन क्या है, नॉट सुटेबल फॉर टर्बाइड वाटर, डज नॉट रिमूव एसिडिक सोल्ट। ठीक है, ये लिमिटेशन है भैया, ध्यान रखना। ये पूरा डायग्राम है इसका पूरा, एक सेकेंड, ये भैया पूरा बना के आ जाना। ठीक है, जियोलाइट वाला प्रोसेस भी है और एक प्रोसेस वो वाला भी है जो पहले कराया इससे पहले, है ना। चलिए, तो इसमें जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किस प्रकार का न्यूमेरिकल आता है सोल्व करने के लिए। भैया वो न्यूमेरिकल जरूर ध्यान रखें। एक आता ही आता है कि हार्डनेस ऑफ सिंपल सैंपल्स कंटेनिंग गिवन इम्प्योरिटीज एक्सप्रेस द रिजल्ट इन ppm। भाई मैं बता दूं आपको, इसके अंदर रिजल्ट आपका डेटा दिया हुआ होगा, डेटा की नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, उसको हम कवर नहीं करते हैं, लेकिन फिलहाल हम एक एग्जांपल लेकर आपको बताते हैं। तो आपको कैल्शियम पॉजिटिव दिया हुआ है 40 मिलीग्राम पर लीटर और मैग्नीशियम दिया हुआ है 24 मिलीग्राम पर लीटर। उसे कन्वर्ट करना है इनटू CaCO3 इक्वलेंट। तो पहला स्टेप यही है कि जो आपको दिया गया है उसे कन्वर्ट करो कैल्शियम कार्बोनेट में, यानी कैल्शियम दिया हुआ तो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए कैसे करते हैं, हार्डनेस एज सी कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मूला ये रहा, mg पर लीटर इंटू 50 अपॉन इक्वलेंट वेट। तो ये सबके लिए दे रहे हैं भाई इक्वलेंट वेट, जिसका मेन मटेरियल आपको दिया होगा ना उसके बारे में बता देंगे। तो सबसे पहले हमें कैल्शियम 2 के लिए काम करना है, तो इसका इक्वलेंट वेट 20 होता है। किसका, कैल्शियम का इक्वलेंट वेट कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, तो 20 लिखा, यहाँ पे पुट करो भाई, ये दे रखा है इन्होंने 40 इंटू 50 अपॉन में 20, वैल्यू पुट कर दी, क्या आया 100 मिलीग्राम पर लीटर। वैसे ही मैग्नीशियम के लिए क्या होता है वेट, इक्वलेंट वेट 12 होता है, तो ये आ गया 100। तो टोटल हार्डनेस क्या आ गई, दोनों को जोड़ दो, खत्म कहानी। रिजल्ट में क्या मिला, हार्डनेस ऑफ वाटर मिल गया, तो इतना हार्डनेस ऑफ वाटर मिलेगा। तो 1 pp क्या होता है, 1 ppm का मतलब होता है 1 मिलीग्राम पर लीटर, इसको ppm ही बोलते हैं। तो ऐसे हम इसकी हार्डनेस निकालते हैं। एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार का आता है जिसको हम ग्रोस क्लोरिफिक वैल्यू बोलते हैं JGCV एंड नेट क्लोरिफिक वैल्यू NCV, यानी कि GCV निकालने के लिए और NCV निकालने के लिए 100% आएगा। ध्यान रखो, आएगा ही आएगा। कैसे निकालते हैं वो देख लो। आपको CV दिया है 80%, तो 80% को हम ऐसे लिख लेते हैं, 6% को हम 6 बटे 100 लिखेंगे तो क्या आएगा 0.06 आएगा, और O को हम ऐसे लिखेंगे 0.08% और 2 को 0.02% दे दिया। तो सबसे पहले GCV निकालते हैं। तो GCV निकालने का फॉर्मूला भाई ये है, याद रख लो। GCV निकालने का फॉर्मूला है 80C प्लस 34500 H माइनस O अपॉन 8 प्लस 2240S। सबकी वैल्यू पुट कर दो, आंसर ले लो, ये आपका GCV आ गया। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, बिना फॉर्मूले कुछ नहीं होगा। NCV निकालना है तो NCV निकालने का फॉर्मूला ये रहा, GCV माइनस 0.09 इंटू H इंटू 587। ये दो फॉर्मूले काम कर गए हैं भाई, दो फॉर्मूले याद रखने हैं, GCV का फॉर्मूला, NCV का फॉर्मूला। तो GCV निकालनी अगर आती है तो NCV भी निकाल लोगे और 7 नंबर अपने कमा लोगे। इससे बड़ी बात क्या है ना। तो रिजल्ट में आपके ये निकल के आती है, ध्यान रखना। एक चीज का ध्यान रखें, क्योंकि NCV GCV में से माइनस हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि NCV हमेशा छोटी रहेगी किससे, GCV से। बिकॉज ऑफ क्यों रहेगी, हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर फॉर्मिंग ड्यूरिंग कंबक्शन इज सब्ट्रैक्टेड, GCV इंक्लूड टोटल हीट रिलीज वेयरएज NCV एक्सक्लूड लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। इतनी बात ध्यान रखें भाई। तो इसी के साथ यूनिट 4 हमारी समाप्त होती है भाई। आगे हमारी यूनिट 5 चलती है, एक अनदर यूनिट, बहुत ही अच्छी यूनिट है। हमारी आपसे विनती है कि जब भी आप वीडियो को देख रहे होंगे प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें यार, लाइक भी कर दें, शेयर भी करते रहें।
है ना। देखिए इतनी मेहनत करते हैं, फिर अगर आपका तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। आप लोगों ने देखा पिछली बार भी हम कंटेंट लेके आए थे, तो उसमें से काफ़ी कुछ एग्ज़ाम बच्चों ने दिए हैं और पास हुए अच्छे तरीके से, है ना। तो प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेज ऑफ बैकेलाइट। तो यहाँ जो क्वेश्चन दिए गए हैं 5 से 100% गारंटी है कि क्वेश्चन यहीं से ही आएगा, इसके अलावा कुछ मत करो, ठीक है। तो बैकेलाइट में क्या कहते हैं, बैकेलाइट किसको कहते हैं? तो बैकेलाइट इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर obtaining by concentrations polymerizations of phenol and formaldehyde. It is a phenol formaldehyde resins and one of the earliest synthetic plastic. It is a thermosetting polymer, can't be remelted. Cross linking give high durability, used in high temperature applications. भाई ये मैं इसको बता दूं, ये जो यूनिट है आपकी, इसमें केमिकल रिएक्शंस चलेंगी सारी की सारी, और विदाउट रिएक्शंस, विदाउट रिप्रेजेंटेशन आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको फॉर्मूले तो सारे के सारे भाई याद होने चाहिए, ये पूरा पूरा प्रैक्टिस कर लो। ये बैकेलाइट का स्ट्रक्चर होता है, बैकेलाइट का फॉर्मूला होता है, इस प्रकार से लिखा जाता है। बैकेलाइट में क्या होता है? बैकेलाइट में फिनोल टाइप ग्रुप होता है। आप देख रहे हो ये यहाँ से यहाँ तक का जो ग्रुप है, ये वाला, ये फिनोल टाइप है। तो ऐसे एक दूसरे से चार, तीन नीचे रखो, तीन ऊपर रखो, तीन दोनों को जोड़ते हुए चले जाओ, कहानी खत्म, है ना। इसे बोलते हैं बैकेलाइट। कैसे बनता है भाई? बनता ऐसे है कि इसमें जो है, बैकेलाइट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग फिनोल C6H5OH विद फॉर्मेल्डिहाइड। यानी कि फिनोल को हम रिएक्ट करवाते हैं फॉर्मेल्डिहाइड से, किसकी प्रेजेंस में? एसिड या बेस कैटलिस्टिक की प्रेजेंस में। फॉर्मेशन ऑफ नोवोलैक, जिसको बोलते हैं लीनियर पॉलीमर, है ना। When phenol reacts with formaldehyde in acidic medium, a linear polymer called novolac is formed. 2 नंबर क्वेश्चन बनता है बढ़िया वाला यहाँ से। नोवोलैक फॉर्म किसको बोलते हैं? तो जब हम फिनोल को फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट करवाते हैं किसी भी एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, उसी को बोलते हैं लीनियर पॉलीमर। जैसे फॉर्मेशन ऑफ बैकेलाइट, स्टेप टू क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर उसको बोला जाता है। ये फॉर्मूला है भाई, ध्यान रखो, सिंपल तरीके से फॉर्मूला तो ये लिखा जाता है। Novolac is further heated with excess formaldehyde under pressure to form a cross-linked three-dimensional polymer called bakelite. स्ट्रक्चर आपकी ये रही। स्ट्रक्चर bakelite has three-dimensional cross-linked network structure due to methylene bridges between phenol rings. तो भैया ये है आपका फिनोल। ये फिनोल को हम बोला गया प्राइमरी नोवोलैक, इस पे फिर से हम फिनोल के अटैक करवाया, तो ये पूरा सिस्टम बन के आया हमारा, इसी को बोला जाता है बैकेलाइट। भाई याद कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, इसके बिना नंबर नहीं मिलेंगे, मैं आपको बोल देता हूँ, है ना। प्रॉपर्टीज क्या है? हार्ड होता है, रिजिड होता है, ब्रिटल होता है, मटेरियल, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है, एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, हीट रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस टू एसिड, केमिकल, इनसोल्युबल इन वाटर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बैकेलाइट के यूज क्या क्या हैं? स्विचेस के अंदर, प्लग्स के अंदर, सॉकेट्स के अंदर, टेलीफोन के अंदर, रेडियो कैसिंग के अंदर इसके यूजेज हैं, सब कर लेंगे आप लोग, है ना। सब सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है आपका नायलॉन। नायलॉन 6 बनाना है भाई। तो नायलॉन 6 बनाना है, तो नायलॉन 6 में क्या है? पॉलीएमाइड है, फॉर्मेशन ऑफ कंडेंसेशन है, पॉलीमराइजेशन है ऑफ हेक्सामिथाइल डायमीन एंड एडिपिक एसिड, ये याद कर लेंगे। इट इज वाइडली यूज एज फाइबर ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबल। इसको वाइडली यूज करते हैं फाइबर के अंदर, है ना। इट इज कंडेंसेशन पॉलीमर, वाटर इज एलिमिनेटेड ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन, कंटेन स्ट्रॉन्ग एमाइड बॉन्ड, जैसे कि ये एमाइड बॉन्ड बन रहे हैं। ये ध्यान रखना है भाई, पूरा का पूरा स्टेटमेंट दे दिया नायलॉन का। इसमें क्या होता है? एडिपिक एसिड को हेक्सामिथाइल एनाइन डाई एमीन से मिलाते हैं, और इसके साथ मिलाने के क्या मिलता है? नायलॉन 6 मिलता है। नायलॉन 6 क्यों बोल रहे हैं? एक बार कार्बन कंटेंट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 6वीं कार्बन यहाँ पे मिलती है, जिसे नायलॉन 6 बोला जाता है। ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये ना 6 यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, 6 वाली पोजीशन पे अब ये कार्बन अटैक हुई रखी है, जिसको बोला जा रहा है नायलॉन 6। ठीक है, चलिए भाई। तो प्रिपरेशन कैसे बनती है भाई? नायलॉन 6 प्रिपेयर बाय कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन, कैसे? पहले हम क्या करते हैं? हेक्सामिथाइल मिथाइलिन डायमीन, यानी कि ये फॉर्मूला है, एडिपिक एसिड, दोनों को एक साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा? फर्स्ट हमें नायलॉन सोल्ट मिलता है, उसके बाद क्या मिलेगा? उसके बाद हम कराएंगे क्या? पॉलीमराइजेशन कराएंगे, तो उसके बाद हमें इस टाइप की रिएक्शन मिलके बन जाती है। और स्ट्रक्चर जो हमारी इसकी होती है भाई, वो स्ट्रक्चर देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से भी पूछी जाती है ये।
तो ये स्ट्रक्चर इस प्रकार की बनी होती है, किसकी, हाइड्रोजन बॉन्ड की। इसको ऐसे ही छाप के आना है ना। चलिए, प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज में आपको पता है टेंसाइल स्ट्रेंथ है, एक्सीलेंट एब्रेशन रेजिस्टेंस है ना, गुड इलास्टिसिटी है, रेजिस्टेंस टू केमिकल एंड ऑयल्स है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, गुड थर्मल स्टेबिलिटी है, यूजेज ऑफ नायलॉन के टेक्सटाइल फाइबर, फैब्रिक्स, रोप्स, फिशिंग नेट, ये सब होता है ना, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 की, व्हाट आर कंडक्टिंग पॉलीमर्स, एक्सप्लेन देयर टाइप एंड एप्लीकेशन। तो इसमें पॉलीमर की बात की गई है ना। तो कंडक्टिंग पॉलीमर क्या होंगे, कंडक्टिंग पॉलीमर ऑर्गेनिक पॉलीमर विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के कारण, यानी कंडक्टिंग पॉलीमर उसको बोला जाता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं। कंडक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि उनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पाया जाता है ना। तो ये कंडक्टिविटी डिपेंड करती है डोपिंग लेवल पे और यूज्ड इन फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये इस प्रकार से सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, पॉली पी फिनाइल, पॉलीपायरोल, पॉली थियोफाइन, ये सब के सब फॉर्मूले प्रैक्टिस कर लेंगे भाई, बिना इनके आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इसका नाम है पॉली पी फिनाइलाइन विनाइल पॉलीएसिटाइलाइन पॉलीएनालाइन, ठीक है। तो ये इसको सब याद प्रैक्टिस में ले लेंगे। मैकेनिज्म ये रही, इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड, डिकोलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डोपिंग होती है, इंक्रीज कंडक्टिविटी की जाती है। टाइप्स की बात कर लें तो इसके अंदर क्या है, एक इंट्रिंसिक वाला है, एक डोपिंग वाला है, एक एक्सट्रिंसिकली वाला है। इन सबके मैंने फॉर्मूले ऊपर दिए हैं, तो आप उनको वहां से बना सकते हैं ना, ठीक है। तो ऐसे ही बात करें हम नीचे, ये देखिए इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीएनिलीन, ये बेटा याद कर लेंगे। ये सब प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, स्पेशलाइज्ड सिंथेसिस, लो कॉस्ट, गुड केमिकल थर्मल एंड एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी, एक्सटेंडेड एंड एडजस्टेबल रेंज ऑफ कंडक्टिविटी, पीएच डिपेंडेंट, ये सारी की सारी आप पढ़ लेंगे। सेम प्रॉपर्टीज आपको वहां पे लिख के आ जानी है ना। तो ये एप्लीकेशन है, यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन जब बात करेंगे वो होगा आपका क्लासिफाई पॉलीमर्स एंड डिफरेंस करना होगा आपको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक। तो ये बात ध्यान रखेंगे, इसमें हम थर्मोसेटिंग और सेटिंग प्लास्टिक की बात करेंगे पॉलीमर के अंदर। यहाँ तक कोई डाउट किसी को हो तो भाई बता दीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है चैनल के, वहां पे जाके कर सकते हैं, ठीक है। पॉलीमर आर हाई मोलिकुलर वेट कंपाउंड फॉर्म बाय रिपीटेड यूनिट कॉल्ड मोनोमर्स। तो ये आपका स्ट्रक्चर है भाई, ये ध्यान रखें, स्ट्रक्चर आपका ये रहा। इसमें लीनियर इस प्रकार होता है, ब्रांचेड यानी ब्रांच चली हुई है इसके अंदर, ये ब्रांच निकली हुई है, ब्रांचेड है। ये क्रॉस लिंकेज है, यानी कि एक ऐसे निकल गया, एक ये ऐसे निकल रहा है, इसमें इसको हमने क्रॉस कर दिया, ये ऐसे क्रॉस हो रहा है, ये क्रॉस बोलते हैं, और ये पूरा नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है। क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं भाई, क्लासिफिकेशन में बेस्ड ऑन सोर्स होता है, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन पोलराइजेशन, बेस्ड ऑन थर्मल बिहेवियर। तो बेस्ड ऑन सोर्स की बात करें तो नेचुरल होता है, सिंथेटिक होता है, स्ट्रक्चर की बात करें लीनियर होता है, ब्रांच होता है, क्रॉस होता है, और पॉलीमराइजेशन कहते हैं तो एडिशन होता है, कंडेंसेशन होता है। थर्मल की बात करें थर्मो प्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो जाता है। तो ये आपका क्लासिफिकेशन है, इसको आप और अच्छे से डायग्राम बना के कर सकते हैं, टेबल बना कर सकते हैं कि लीनियर तो भाई ऐसे होता है, इसकी डेंसिटी हाई होती है, ब्रांच में लो डेंसिटी होती है जिसको पॉलीएथीन बोलते हैं, क्रॉस लिंकेज में बेकेलाइट और मेलामाइन आते हैं, और लीनियर में पॉलीथीन और पीवीसी आते हैं। ये स्ट्रक्चर भी बनी हुई है, ये यहाँ से आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यहाँ पे देखिए भाई स्ट्रक्चर कैसी होती है, थर्मोप्लास्टिक की लीनियर होती है, ब्रांच होती है, थर्मोसेटिंग की क्रॉस होती है, ये ध्यान रखा। हिटिंग इफेक्ट क्या है, इसका सॉफ्टनेस है, इसका हिटिंग परमानेंटली हार्डनेस होती है ना। रीयूजेबिलिटी यानी इसको बार बार यूज कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। नेचर फ्लेक्सिबल होता है, हार्ड एंड रिजिड होता है, एग्जाम्पल पीवीसी, पॉलिथीन, बैकलाइट एंड एपॉक्सी। ये बात ध्यान रखें, एक उसका डिफरेंसेस लिखे हुए हैं ना। ये देख लीजिए फिर से, दोबारा लगा दिया मैंने डायग्राम, ये दोबारा लगा दिए, आप इनको अच्छे से बना सकते हैं कि थर्मोप्लास्टिक ये रहा, थर्मोमोसेट ये रहा, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट आपका आता है व्हाट आर द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% एग्जाम में आता ही आता है, बात ध्यान रखो भाई, आता ही आता है, ठीक है।
तो भैया कैसे करेंगे ग्रिग्नार्ड रिडक्शन, ये सब थ्योरी लिखी हुई है। मैं पहले कह रहा हूँ इस यूनिट के अंदर थ्योरी कम रखें, रिएक्शन ज़्यादा रखें तो ज़्यादा नंबर आप ले लेंगे। Organometallic compound, those compound is contain a direct bond between carbon and metal compound. एग्जाम्पल ग्रिग्नार्ड रिजेंट, जिसको हम RMGX से दिखाते हैं और ये मोस्टली यूज होता है ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर, इसलिए बहुत ज़्यादा यूजेबल इंपोर्टेंट बन जाता है। जैसे कि हमने बनाया फॉर्मेशन कैसे बनता है जी, फॉर्मेशन मैग्नीशियम के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर है, एक हमने RS का कंपाउंड लिया, ये बॉन्ड टूटेगा तो कुछ S पे कुछ इस पे जाएगा, तो यहाँ से हमें R अलग मिल जाएगा और MgX अलग मिल जाएगा। अब ये MgX क्या करेगा, इस R से रिएक्शन करेगा और दोनों को साथ में मिलके क्या मिल जाएगा, RMgX मिल जाएगा। ये जो R है, इस R को हम क्या बोलते हैं, एल्कलाई या एल्काली रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इसी को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिजेंट, है ना। तो ग्रिग्नार्ड रिजेंट क्या है, आर क्या है, एराइल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप, एक्स क्या है, हेलोजन FCl-Bri, तो Cl-Bri के ज्यादा काम करते हैं, है ना। एंड ये फॉर्मूला फिर से देख लो भाई, इसकी प्रॉपर्टीज चलेंगे आगे, प्रॉपर्टीज में ये आएगा, जैसे ये कि एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएं अगर हम किसकी, CH3MgBr की, तो हमें मिलता है सेकेंडरी अल्कोहल। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनाते हैं, यूजिंग द ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, है ना, ये रिजेंट। तो आपको एल्डिहाइड लेना है, एल्डिहाइड CHO होता है, ध्यान रखना, ये CHO ही लिखा हुआ है, CHO ही लिखा हुआ है, बस ऐसे बना रखा है ना, C ये रहा, H ये रहा, O ये, इतना पोर्शन एल्डिहाइड का है, इधर ग्रुप लगा हुआ कार्बन कार्बन अपना ना, उस पे हमने, और यहीं पे हम चीजें काम कर रही है, इस पे ही क्या हो रहा है, HOH, कार्बन के ऊपर 2 कंपाउंड आ रहे हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं सेकेंडरी अल्कोहल। ऐसे ही कीटोन से मिलता है हमें टर्सरी अल्कोहल, ध्यान रखना। तो टर्सरी अल्कोहल ये कीटोन ग्रुप है, कार्बन के कीटोन किसे बोलते हैं, C डबल बॉन्ड O को कीटोन बोलते हैं ना। चलिए कैसे इसको हम बनाते हैं, ये मैंने बता दिया आपको कैसे बनाते हैं, है ना। नेचर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिजेंट क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल होंगे, पोलर मतलब भाई RMgX अगर चलता है, ब्रेक होता है, तो ये टूटना यानी कि इसकी प्रवृत्ति होती है घूम जाए, यानी पोलर तो होगा। एक्ट एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल लवर भी होता है ये बहुत ज्यादा, है ना, हाईली रिएक्टिव भी होता है और बेसिक भी होता है, ये बात ध्यान रखना। ओके, चलिए, तो रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिजेंट की रिएक्शन है भाई, ये वाली रिएक्शन है, रिएक्शन या प्रॉपर्टीज में आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस भी आप ऐसे ही कर लेंगे। जैसे कि मैंने बताया, एल्डिहाइड से क्या मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है, कीटोन से क्या मिलता है, टर्सरी अल्कोहल मिलता है, एंड एस्टर से क्या मिलता है, टर्सरी अल्कोहल ही मिलता है ना। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऐसे ही पढ़ लेंगे आप, इसको ऐसे ही प्रैक्टिस कर लेंगे, एग्जाम में लिख के आ जाएंगे तो नंबर नहीं कटेंगे, है ना। प्रॉपर्टीज में क्या है, हाईली रिएक्टिव कंपाउंड, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बेस, डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, फॉर्मस कॉम्प्लेक्स विद एथर, यूजेज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिजेंट यानी प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो ये सब चीज को हम करेंगे। ठीक है, तो भाई यहाँ तक आपको अच्छे में आती है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी यूनिट फर्स्ट हम पहले डाल चुके हैं वीडियो, सेकंड की डाल चुके हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ हमने इसमें कवर कर दी है, और हमारी जो आपकी केमिस्ट्री है, फंडामेंटल केमिस्ट्री, वो आपकी यहाँ पे खत्म हो चुकी है कंप्लीट। 20 से 25 क्वेश्चन इसमें करवाए हुए हैं, और 80% एग्जाम यहाँ से आएगा ही आएगा, ये बात ध्यान रखनी है। तो भाई बने रहे हमारे साथ, वो प्लीज़ यार जब भी वीडियो को देखा करें, सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें यार, लाइक भी कर लिया करें, और एक प्यारा सा कमेंट्स भी छोड़ दिया करें। तो मिलते हैं जल्दी ही अगली क्लास, जिसमें होगी FME की शुरुआत। तो अब हम जो है सब कुछ कर चुके हैं, FM यानी कि अब हम जो है मैथ्स की वीडियो बना चुके हैं, FEE की FME की FEE के बना चुके हैं, केमिस्ट्री की बना चुके हैं, सॉफ्ट स्किल की बनी हुई है, तो बस एक बचा हुआ है FME, उसको जल्दी खत्म करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।